हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिटरी। हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 2 बहुपद कंप्लीट कर रहे हैं और आज का लेक्चर हमारा जो रहने वाला है वह है एक्सरसाइज आपकी 2.2 प्रश्नावली 2.2 को यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम शून्य क्या होते हैं, शून्यकों का गुणांकों से किस प्रकार का संबंध होता है, शून्य किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं, उनकी किस प्रकार से तुलना की जाती है, ये सारा सब कुछ हम सीख कर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8, यह हमें दिया गया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली विशेष रूप से द्विघात बहुपद ही पढ़ रहे हैं। हम रैखिक बहुपद भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम त्रिघात बहुपद भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम द्विघात बहुपदों को लेकर ही यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना है। तो सबसे पहले हमें जो दी गई इक्वेशन है, इस px से, इस बहुपद से हमें शून्य ज्ञात करना है। फिर शून्य ज्ञात होने के बाद गुणांकों से उसके संबंध की जांच भी करना है। तो पहले हम शून्य ज्ञात करने की विधि समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बड़े ही आराम से समझा देता हूं, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8 हमारा बहुपद दिया है, इसे हम पहले तो लिख लेते हैं। हमें बहुपद के रूप में इसे लिखना आना चाहिए। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इस प्रकार से इसे लिखा जाता है बहुपद के रूप में। अब इसे हम कह सकते हैं कि यह बहुपद लिखा है। और यदि आप इस प्रकार से सिर्फ लिख देते हैं तो यह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, यह आपका एक्सप्रेशन है एक प्रकार की, इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक व्यंजक है, इसे क्या कहते हैं हम? व्यंजक कहते हैं। यह एक प्रकार का व्यंजक है। और यहाँ पर इस प्रकार से px के फॉर्म में जब आप लिखते हैं, px मतलब पॉलिनोमियल, इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब x में आपका जो व्यंजक है मतलब x का फंक्शन है यह पूरा का पूरा, इसीलिए इसे px लिखा जाता है। और यह जो आपका p लिया गया है यह इंग्लिश बहुपद के नियम से लिया गया है। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए इसे px के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ भी मिल जाता है और आपको लिखना भी है। यदि आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं और मैथमेटिक्स को क्लियर समझना चाहते हैं तो छोटी छोटी आपको टूल भी समझना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके शून्य ज्ञात करने की ओर। अब शून्य को की जानकारी हमें है कि किस प्रकार से शून्य हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले यह आपका एक दिया गया बहुपद है, इस बहुपद के हम फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका यह है कि हम यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह लिख लेते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका a और c का मल्टीप्लाई आपको देखना है, a और c का मल्टीप्लाई देखना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो यह लिखा हुआ है 1x² माइनस 2x माइनस 8, तब इसका 1 और 8 का मल्टीप्लाई मतलब 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, जो मैं जितना बता रहा हूँ आपका उतना समझ जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एक और एक्सरसाइज, एक और पूरा चैप्टर आने वाला है, एक अध्याय पूरा आने वाला है, वो है वर्ग समीकरण। उसके अंदर भी आपको इसका आवश्यकता लगेगी, तो आप यहीं पर इसे समझ जाइए। 1 और 8 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यहाँ पर 8 माइनस का है, इसलिए आप इसे -8 ही लिखेंगे। ओके, चलिए, क्योंकि यहाँ पर सब प्लस में है तो माइनस अगर चिन्ह मिलता है तो आप उसे माइनस को लिखेंगे। तो -8 हो गया। इस -8 को 2 हिस्सों में हमें तोड़ना है, 2 हिस्सों में हमें ब्रेक करना है। और ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों का यदि जोड़ और घटाव किया जाए तो हमें -2 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो आप विचार कीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या क्या टुकड़े इसके हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 और 2 का विचार किया, 4 दूना 8 होता है। चलिए, 4 और दूना 8 होता है, 4 और 2 का गुणा करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर -8 चाहिए, इसका मतलब दोनों में से एक आपका माइनस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 को माइनस का कर देते हैं और 2 को प्लस का
लिख लेते हैं। यदि +2 का -4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें -8 प्राप्त हो जाएगा। और यदि इन दोनों का हम जोड़ या घटाव करें, क्या करें, प्लस या माइनस मतलब कि जो भी चिन्ह दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस का 4 है और प्लस का 2 है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है माइनस का 2, जो कि यहाँ पर -2 है वह प्राप्त हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि हमने जो प्रक्रिया की है वह बिल्कुल सही है। और फाइनली हमें वे दो जो डिजिट चाहिए थे वो दोनों अंक क्या है, एक -4 एक -2 है। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर x² - 4x + 2x - 8। अब आप आसानी से इसके गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, यह तो हुआ इसको ब्रेक करने का तरीका। अब आप यहाँ से इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लीजिए। कॉमन लेना आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखें, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, देखिए आप, x² इसका अर्थ है कि x गुणित x लिखा हुआ है ये, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ 4x मतलब 4 गुणित x लिखा हुआ है ये, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणित x और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 मतलब 4 गुणित 2। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से, यह आपका 1 2 3 और 4, ये टर्म आपके 4 हैं, 4 टर्म है। x² को हमने लिख दिया है यहाँ पर x गुणित x, 4x को लिख दिया है माइनस है तो माइनस 4 गुणित x और 2x को 2 गुणित x और ऋण 8 को लिख दिया है 4 गुणित 2। अब इसके अंदर से हमें लेना है कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाता है, यहाँ पर इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। इन दोनों के अंदर देखते हैं कि क्या समानता है, समान क्या है, जो इक्वल है वह दोनों को बाहर निकाल लेंगे उसमें से। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 नहीं है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास एक x बच जाएगा और यहाँ से x आने के बाद माइनस का 4 शेष हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ नहीं है, तो दोनों में जो है 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से बचता है x और यहाँ से बचता है माइनस का 4। तो यहाँ पर x - 4 है और यहाँ पर भी x - 4 आ जाना चाहिए। इसको मिलाने का तरीका, यदि इस प्रकार से नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ त्रुटि हुई है, कोई गलती आपने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें कॉमन जो लिया है उसके अंदर से फिर से एक बार कॉमन लेना है। जो कॉमन लिया है उसके अंदर से फिर एक बार कॉमन लेना है, मतलब अब आप देख सकते हैं कि यह x - 4 है और यह x - 4 है। इस x - 4 से अभी हम चल रहे हैं px को लेकर ही, तो x - 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से बचता है x और यहाँ से बचता है प्लस का 2, तो आपका एक ब्रैकेट में बच जाता है x + 2। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, px को सिर्फ स्वरूप में बदला है, px का स्वरूप चेंज किया है, px का नया स्वरूप इस प्रकार से आ चुका है। हम इसे ले आए हैं प्लस माइनस से उठाकर गुणा की फॉर्म में ले आए, मतलब गुणनखंड की फॉर्म में इसे लिख लिया है। हम गुणनखंड इसके बना चुके हैं, अब हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम शून्य का जो मूल सिद्धांत होता है, जो शून्य का कॉन्सेप्ट होता है, जो शून्य की अवधारणा होती है, जो शून्य का बेसिक होता है, उसके अनुसार हम जानते हैं कि हम शून्य, यदि आपको px में कोई फंक्शन दिया गया हो, यह आपको दिया गया था x² - 2x - 8, इसके शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक इस x की कोई वैल्यू होगी, इस x की कोई वैल्यू होगी, जिस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें तो आपका जो px है ये 0 हो जाए, इस px का मान 0 हो जाए। इस x का कोई मान रखने से, इस x का कोई मान हमने यहाँ से वहाँ तक पूरी इक्वेशन के अंदर रखा, बहुपद की इक्वेशन के अंदर रखा, तब हमें उस x की वैल्यू रखने से इस पूरी इक्वेशन का मान 0 हो जाए। उस स्थिति में उस x के मान को हम उसका शून्य कहते हैं। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, हमें इस स्थिति को लाने के लिए हमें यह लिखना होगा। यहाँ पर क्यों लिखना होगा, यह मैंने कारण आपको दिखा दिया है। लिखना यह होगा कि यदि
px, यदि px के शून्यक हो तो, यदि px का कोई शून्यक होगा तो फिर हमें x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। यदि px शून्यक हो तो x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। तब हम लिख सकते हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर a है और b है, इन दोनों का गुणा 0 लिखा हुआ है। कोई भी दो नंबरों का गुणा 0 लिखा हुआ है, उसका अर्थ है कि या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है, तभी दोनों नंबर का गुणा 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणे 3 है, तो क्या ये 0 हो सकता है? क्या यह नहीं हो सकता है? हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0 बराबर 0 या 0 गुणे 3 बराबर 0। या तो दो नंबरों का गुणा 0 है तो यह क्लियर है कि दोनों नंबरों में से एक नंबर उसका 0 है। तो यहाँ पर x माइनस 4 और x प्लस 2 का गुणा, यह आपका गुणा का निशान है, दोनों के बीच में मल्टीपल है, उसका इक्वल टू में गुणा 0 है, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 है या फिर यह 0 है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना होगा और या लगाना होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा? तो x का मान आ जाएगा 4, और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ तो x का मान आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है, दो मान आ चुके हैं x के, एक 4 है और एक -2 है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, शून्यक फाइंड हो चुके हैं तथा गुणांकों के बीच, अब गुणांकों की बात करना है हमें, शून्यक और गुणांकों के बीच का रिलेशन भी फाइंड करना है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा हम और इसे आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसे क्लियर समझा देते हैं, इन दोनों के बीच में गुणांकों का क्या संबंध है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 था, और इसके शून्यक हम मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 4 और बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -2 और बीटा आ चुका है -2। ये हमें प्राप्त हो चुके हैं दोनों शून्यक। अब हमें गुणांकों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। हम जानते हैं गुणांकों के बीच में रिलेशन के लिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है। यह होता है किसके लिए? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला है। इसी फार्मूले को यदि हम इसके अंदर अप्लाई करें, यह जो फार्मूला है, यह फार्मूला है हमारा इसके लिए ax² प्लस bx प्लस c के लिए है। ठीक है, तब हम इसे लिखते हैं, और यदि हमें बहुपद दिया गया है तो उस बहुपद के अकॉर्डिंग इसे लिखना होगा, और उस बहुपद के अकॉर्डिंग यदि लिखते हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 धन 4 ऋण 2 दी गई है। अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अब आप इसे इस प्रकार से और समझ लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 4 प्लस -2 इस प्रकार से किया है इसको, तो यहाँ पर आ जाता है 4 -2, तो फाइनली आ जाता है -2। ठीक है, -2 आ चुका है, इसके अंदर -2 कहाँ है? -2 यहाँ पर है। इसके अपान में क्या है? इसके अपान में कुछ नहीं है, तो 1 है, तब हम इसे लिख सकते हैं -2। ठीक है, -2, यह आपका -2 है। अब हम इसे क्या लिखें? हम इसे और लिख सकते हैं कुछ बदल के, सॉरी यह आपका +2 है, -2 नहीं है, 4 -2 +2 आएगा, तो +2/1, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 - 2/1। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो सूत्र दिया गया है, जो फार्मूला है, उसके अंदर यहाँ पर माइनस है गुणांकों से रिलेशन के लिए। तो अब हम -2 से इसका कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर -2 है और यहाँ -2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2 की पोजीशन क्या है? x का गुणांक है, तो यहाँ पर x का गुणांक आपका क्या है? वह है -2/1।
1 क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है। तो इस प्रकार से यह रिलेशन आपका लिखा जाता है। यह हो गया आपका योग का रिलेशन। यदि आप मल्टीपल का रिलेशन लिखना चाहते हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। यह होता है मानक रूप के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। और इसी को यदि इसके फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे लिखते हैं 4 इंटू 2 -2। ठीक है, हमारा एक अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की -2 है। उन दोनों को मिला दिया जाए तो यह होता है -8 और अपान में 1। तो -8 की क्या पोजीशन है यहाँ पर, हम यहाँ पर -8 छोड़ दिया है, -8 था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा -8 है। ठीक है, अब -8 आ चुका है। -8 की पोजीशन यहाँ से देखें तो होता है -8 एक अचर राशि है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अचर राशि और इसके बटे में 1 है। तो 1 के पोजीशन है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें दोनों के रिलेशन आ चुके हैं कि यहाँ पर हमने रिलेशन फाइंड किया है योग का, यहाँ मूलों का सॉरी यहाँ पर शून्यकों का योग और यहाँ पर गुणनफल। हमने शून्यकों का यहाँ गुणनफल किया और यहाँ पर योग किया और योग के साथ में रिलेशन निकला है इसका ये वाला और इसका ये। कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं आ रही है। हमने बिल्कुल क्लियरली दोनों का योग किया तो इस प्रकार से निकल के आया, दोनों का गुणनफल किया तो इस प्रकार से निकल कर आया, जो कि इस फार्मूले से स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उनके संबंध की सत्यता की जांच करना था। तो हमारा यह संबंध सत्य है। हम इसे फाइनली लिख सकते हैं कि संबंध हमारे सत्य हैं, जो दिया गया है वह बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर यही हमें चेक करना है कि वह सही है या गलत है। तो इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप से क्लियर करना है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4s²। अब हमें s में दिया गया है फंक्शन 4s² माइनस 4s प्लस 1। हम इसे लिख सकते हैं ps। अब हम यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे s। तो ps इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमें इसके गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो गुणनखंड करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ऐसा किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूरा डिटेल देखा था। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम 4s और 2s है तो यहाँ से कॉमन आ चुका है 2s, तो यहाँ से बचता है 2s से कॉमन निकल गया तो यहाँ से 2s बचता है और यहाँ से -1 बच जाता है और यहाँ से माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से +1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 बच जाता है। अब यहाँ से 2s माइनस 1 दोनों में है तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2s बच चुका है और यहाँ का -1 आ चुका है। कुल मिलाकर दोनों जो आपके गुणनखंड आए हैं वो एक जैसे ही हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि यदि ps यदि ps का मान, किसका मान, ps का मान, ps का मान 0 होगा
कब होगा शून्य? PS का मान शून्य होगा तब। हम जानते हैं शून्य की अवधारणा से कि PS का मान शून्य होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये गुणनखंड इसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो शून्यक फाइंड करने का यह एक तरीका होता है, यह इसका बेसिक होता है। तो PS का मान शून्य होगा तब क्या होगा? तब ये दोनों गुणनखंड कौन से? 2s-1 और 2s-1 इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। तब हम इसे सॉल्व अगर करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2s-1 इक्वल टू 0 या फिर 2s-1 इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखेंगे। यदि दोनों एक जैसे हैं तो हम एक ही बार लिख देते हैं। यदि 2s-1 इक्वल टू 0 होता है तो हमारा 2s इक्वल टू +1 और s इक्वल टू 1/2 आ जाता है। यह आपका अल्फा का मान आ चुका है। इसी प्रकार से बीटा का मान भी आपका s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा हमें फाइंड हो चुके हैं, दो मूल हमारे आ चुके हैं। जब अब शून्यक आने के बाद हम इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो हम नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन थी वह है 4s स्क्वायर 4s + 1। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच हमें करना है और हमें जो मूल प्राप्त हुए हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1/2, दोनों एक जैसे ही हमारे पास इसके शून्यक आए हैं। बार बार मुंह से मूल निकल जाता है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल मूल पर आएगा। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग शून्यकों का योग हम योग में लिख सकते हैं 1 + 2 + 1 + 2, दोनों का योग क्या? हमारा अल्फा और बीटा दोनों एक जैसे हैं तो 1 + 2 + 1/2 + 1/2 इक्वल टू हाफ एंड हाफ को जब ऐड करेंगे हम एलसीएम लेके तो यह आ जाएगा 1। क्या यहाँ पर 1 है? तो 1 तो है, लेकिन यहाँ -b/a मतलब हमें यहाँ पर लाना है -4, तो हम इसे लिख सकते हैं -4/4। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्यों लिखा है ऐसा? ये हमें कहाँ से नॉलेज आएगा, कहाँ से ऊपर से ज्ञान आएगा कि यहाँ पर हमें 4 लिखना है। यह ज्ञान हमें नॉलेज यहाँ से आएगा कि यहाँ से लिखा है 4, तो हमें नीचे की तरफ लाना है 4। कुल मिलाकर आप ये याद रखिए कि नीचे हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। तो a यहाँ पर है आपका 4, तो हमें यहाँ पर 4 लेके आना है। तो 4 लाने के लिए ऊपर भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन में इसके अंदर बहुपद में हमें यहाँ पर -4 दिया गया है, इसलिए हम माइनस प्लस हो जाता है और 4 आपका लिखा जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसे गुणांकों की तुलना के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है और -4 को हम बहुपद से देखकर लिख सकते हैं कि यह s का गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं कि s का गुणांक, ये क्या है? s का गुणांक और बटे में यहाँ पर 4 लिखा है। 4 क्या है? s स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है शून्यकों का योग। अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, हम शून्यकों का गुणनफल लेते हैं। तो 1/2 का गुणा 1/2 से किया तो यहाँ पर आ जाता है 1/4। अब हमें यहाँ पर 4 मिल चुका है, 4 यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब अब हमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देना है। 1 क्या है? यहाँ पर अचर राशि है, अचर राशि दी गई है। और 4 क्या है? 4 हमारा है s स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर लिख देंगे s स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हमारे गुणांकों
और मूलों के बीच का संबंध फाइंड हो जाता है और इसकी सत्यता की जांच भी हो जाती है। हमने नया कुछ नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में गुणांकों का योग से संबंध और गुणनफल का अचर राशि और एस स्क्वायर के गुणांक से रिलेशन मिल जाता है, जो कि बहुपद के अंदर फिट बैठता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह सत्य है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा, अब हम 3 को स्किप करते हैं और यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4u स्क्वायर दिया गया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, सिर्फ इतना ही दिया गया है। यहाँ पर एक और टर्म होती है सी वाली, जो यहाँ पर नहीं दी गई है, तो उसे हम लिख लेते हैं 0। कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं 0, ठीक है। अब इसे px के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो px इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। अब हमें इसके शून्यक फाइंड करना है, तो इसके पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो फाइनली अगर हम इसके सीधे सीधे कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ पर 0 का कोई अर्थ नहीं बनता है। और इसके अंदर से यदि हम कॉमन ले लें, हम इसे फिर से ऐसा ही लिख लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ऐसा। इसके अंदर से 4u कॉमन ले लेते हैं, तो 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचता है हमारा 1u प्लस यहाँ से बचता है प्लस का 2। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं 4u और u प्लस 2, ठीक है। ये 2 फैक्टर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बड़े ही आराम से लिखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। px की वैल्यू 0 होगी। 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान 0 होगा। 0 होगा। कब होगा 0 होगा? कब? जब कब 0 होगा? बस यही कब और जब के अंदर ही आपका शून्य का बेसिक है। इसका मान 0 कब होगा? जब इन दोनों को हम इक्वल 0 लिखेंगे और हमें शून्यक आ जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तब जो है इसका मान 0 हो सकता है, जब इन दोनों को हम 0 लिखेंगे। देन तब क्या होगा? तब ये होगा कि 4u इक्वल टू 0, तब हमारा u का मान आ जाएगा 0। और एक बार और लिख देते हैं कि u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन हमारा आता है u इक्वल टू -2, या एक और u का मान आ चुका है। और यही हमारे शून्यक भी हैं। दोनों शून्यक आ चुके हैं। अब हमें उसकी सत्यता की जांच करना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध फाइंड करना है। तब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज लेते हैं और हमारा यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, और यहाँ पर मैं शून्य बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसकी तुलना हमें करना है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। इससे तुलना करना है तो यहाँ पर c लिखना जरूरी है, क्योंकि सत्यता की जांच में वहाँ पर c की वैल्यू आएगी। अब हम लिख देते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जो शून्यक आए हैं वे क्या आए हैं? वे शून्यक हमारे थे 0 और -2। क्या क्या आए थे हमारे पास? अल्फा का मान आ चुका है 0 और बीटा का मान लीजिए -2 है। ये हमारे दोनों शून्यक। इन दोनों का योग करते हैं तो 0 प्लस -2 करते हैं तो फाइनली हमें प्राप्त होता है -2, और -2 यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है। और साथ में हमें इसके अपान में क्या चाहिए? अभी हाल फिलहाल में लिखा हुआ है 1, लेकिन हमें चाहिए 4, हमें चाहिए 4। तो 4 लाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 4 ऐसा लिख देते हैं। ऐसा लिखने से यह आपका हो जाता है -8/4। इस प्रकार से हो गया। हमें यहाँ पर -8 नहीं है, यहाँ पर है +8। तो +8 है तो हम इसे लिख देते हैं
ठीक बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर 8 अंदर कर लेते हैं और यह 4। अब आपका बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि हम इसे -b/a लिखते हैं, तब हम यहाँ पर +8 से इसका कंपेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं यह 8 क्या है, यह प्लस का जो 8 है यह है u का गुणांक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, u का गुणांक बटे अपान में आपका जो 4 है उसे लिख सकते हैं u² का गुणांक। ठीक है, यह लिख दिया हमने u² का गुणांक। इस प्रकार से यह आ गया। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब 0 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें आ जाएगा फाइनली 0। लेकिन हमें a की वैल्यू चाहिए। अब आप a की वैल्यू यहाँ पर 4 लिख लो, 2 लिख लो, 6 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 तो 0 ही रहने वाला है। अब आप सीधे सीधे इसे लिख सकते हैं। 0 क्या है, यहाँ पर अचर राशि है, ठीक है, और इसके अपान में हम 4 को लिख सकते हैं u² का गुणनफल, u² का गुणनफल। फाइनली हमें राशियों के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना आ गया है, और हमने यह चेक भी कर लिया है कि यह जो संबंध है यह सत्य है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह संबंध सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व होना है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कीजिए, ताकि वे भी मैथमेटिक्स सीख सकें और बनाए गए इन हिंदी माध्यम की वीडियो का मज़ा ले सकें। और बेहतर मैथमेटिक्स करने के लिए आप DPU एडिटोरिया को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।